दूध पाक पढ़ने एक दफ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज हमारा इंटरव्यू के हवाले से दूसरा लेक्चर था, ठीक है। लास्ट हमने छोड़ा था रूल 17A पे, ऐसा ही है। अच्छा, पिछले लेक्चर के दो मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से क्लियर करता जाऊँ, दो चीज़ें बीच में रह गई थी। एक मैंने आपको बताया था कि जो थ्रू प्रॉपर चैनल कॉन्टैक्ट वाला अगर जो होता है उसकी सर्विस काउंट नहीं होती, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उसमें आपने याद रखना है उसकी सर्विस थ्रू पेंशन काउंट नहीं, टूवर्ड्स पेंशन काउंट नहीं होती, ठीक हो गया। टूवर्ड्स पेंशन काउंट नहीं होगी, टूवर्ड्स एक्सपीरियंस काउंट होगी, यानी कि उसको उस पीरियड का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा जो एंड पे पेंशन का मिलता है। लेकिन अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल आगे अप्लाई करता है वो सर्विस उसकी काउंट होगी। मेरा पॉइंट फॉलो कर गए। टूवर्ड्स पेंशन वो सर्विस काउंट नहीं हो रही, पेंशन के लिए काउंट नहीं हो रही फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है। टूवर्ड्स एक्सपीरियंस काउंट हो रही है, यानी अगर आप 3 साल का आपका एक्सपीरियंस है कंट्रैक्ट की जॉब पे, आप थ्रू प्रॉपर चैनल आगे अप्लाई करते हैं वो आपका पीरियड साथ कंसीडर किया जाएगा। अगर वो 5 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो वो आपका काउंट हो रहा है साथ, थ्रू प्रॉपर चैनल में वो कंसीडर की जाएगी। वो तो एक अलग चीज़ है, मैं थ्रू प्रॉपर चैनल की बात कर रहा हूँ। और दूसरा जो 17A का हमने पढ़ा था, अगर मैट्रिक ना हो, अंडर मैट्रिक हो तो उसको क्लास 4 में जॉब मिलती है, और मैट्रिक हो तो जूनियर क्लर्क की मिलती है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। आज हम पीएमएस की डिवीजन, पीएमएस जो मैंने बताया था प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक हो गया। इसका कोटा होता है 100% सीटें इसकी डायरेक्ट नहीं आती। सेक्रेटेरिएट का जो डिपार्टमेंट SNGD हेड ऑफिस है वो ये सीटें अनाउंस करता है पीएमएस की, ठीक हो गया। उसकी डिवीजन ऐसे है कि फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट है उसमें से 50% डायरेक्ट आती हैं थ्रू PPSC, ठीक हो गया। पीछे कितनी बच गई? 50%। उसमें से 5% होता है कोटा मुलाजिमीन का, जिसको बोला जाता है मिनिस्टेरियल कोटा। उसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे कि मिनिस्टेरियल कोटा क्या है, ठीक है। वो होता है कितना? 5%। पीछे कितना बच गया? 45% बच गया। 45% में से हाफ होता है। हाफ है तहसीलदारों का, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पता है ना सबको, उसमें तहसीलदार की एक पोस्ट होती है, उनका कोटा है पीएमएस में कितना? 45% का हाफ, ठीक हो गया। पीछे कितना बच गया? 22.5। वो आधा सेक्रेटरीट के 2 कैडर्स का, एक स्टेनो कैडर का और एक जूनियर क्लर्क असिस्टेंट वगैरह जो क्लरिकल कैडर है उसका। समझ आ गई? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 100% सीटों में से 50 डायरेक्ट आएंगी थ्रू PPSC, पीएमएस की सीटें, ठीक हो गया। पीछे बच गई 50, उसमें से 5% मिनिस्टेरियल कोटा। पीछे बच गई 45 में से हाफ चली जाएंगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, जो तहसीलदार है वो PMS ऑफिसर होंगे बाय प्रमोशन, ठीक हो गया। पीछे जो बच गई उसमें से हाफ कोटा, हाफ हमारे कैडर का, स्टेनो कैडर का, ठीक हो गया। वो मतलब PMS में रहेंगे, बाद में PMS में हो जाते हैं। और इसी तरह जो बाकी बचता है आधा, वो जो जूनियर क्लर्क असिस्टेंट वगैरह वाली लाइन है उनका होता है। इस तरह करके ये 100% की डिवीजन होती है। समझ आ गई सबको? नेक्स्ट चलूँ आगे। अच्छा, आगे कहते हैं जी, अब मिनिस्टेरियल कोटे को डिटेल हम देखें कि मिनिस्टेरियल कोटे में अप्लाई कौन कौन कर सकता है, वो होता क्या है, ठीक है। पहली बात यह है कि पहले मिनिस्टेरियल कोटा जब पुराना था ना, तब उसमें सिर्फ सेक्रेटरीट के लिए था वो, यानी सेक्रेटरीट के मुलाजिमीन के लिए वो कोटा था, उसमें सिर्फ सेक्रेटरीट के लोग अप्लाई कर सकते थे। बाद में अमेंडमेंट हुई, अब इसमें पूरे पंजाब का हर मुलाजिम अप्लाई कर सकता है। समझ आ गई? पहले सिर्फ सेक्रेटरीट का था, अब थ्रू आउट पंजाब है। पंजाब गवर्नमेंट का जो भी रेगुलर मुलाजिम होगा जिसकी मतलब 5 साल वो सर्विस का बताता हूँ कितनी है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। 5वें स्केल से लेके 10वें स्केल तक 8 साल सर्विस होनी चाहिए। कितनी? 5वें से लेके 10वें तक 8 साल, और 11 से लेके 15 तक 5 साल सर्विस होनी चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या मिनिस्ट्रियल कोटा है क्या, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। पीएमएस का होता है 15 नंबर का सारा टोटल, 12 नंबर के रिटर्न एग्जाम्स होते हैं, जिसमें से 600 नंबर के कंपलसरी होते हैं। 600 के जो है वो दूसरे जोन से आपने सेलेक्ट करने होते हैं सब्जेक्ट। इस तरह करके 1200 नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, और 300 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस तरह टोटल कितने बन गए? लेकिन मिनिस्टेरियल को क्या फ़ायदा होगा? 25 नंबर का एक ऐसे उर्दू का, 25 नंबर का इंग्लिश का ऐसे, 100 नंबर के MCQs, 200 नंबर का इंटरव्यू। कहाँ 1500 नंबर और कहाँ आपके ये 350 नंबर। सीट एक ही है, वो उसने भी असिस्टेंट कमिश्नर या सेक्शन ऑफिसर भर्ती होना है, ठीक है ना, BS 17 के अंदर, और ये भी वही है। सिर्फ इसको क्या एज मिला कि सर्विस उन्होंने साथ रख दी कि अगर 5वें स्केल से लेकर 10 तक है तो 8 साल आपकी सर्विस होनी चाहिए। 8 साल आपने जॉब की हो गवर्नमेंट की, फिर आप ये पेपर दे के PMS में आएंगे। और अगर आप 11वें स्केल से लेकर 15 तक हैं तो फिर आप 5 साल आपकी सर्विस होगी, तो फिर आप ये वाला पेपर दे सकते हैं। इसमें कंसेशन दे दिया आपको, 1500 नंबर के पेपर नहीं देने आपने। 25 नंबर का उर्दू का ऐसे लिखना है। 25 ये आसान हो जाती है ना बंदे के लिए, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा, तो इसमें बच्चे आराम से तो तैयारी थोड़ी मेहनत कर के तो वो निकल जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, चांसेस इसके भी 3 होते हैं। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है उसको ये फ़ायदा होता है, उसके बाद 6 चांस होते हैं। 3 PMS के डायरेक्ट के,
3 CSS के कितने हो गए 6 और 3 मिनिस्ट्रियल कोटे के भी होते हैं। जी हाँ, अलग अलग होते हैं। मिनिस्ट्रियल कोटे के अलग 3 चांस है, CSS के 3 अलग है, PMS के 3 अलग है और मिनिस्ट्रियल कोटे के 3 अलग हैं। समझ आगे 9 चांस हो गए। अब वो मिनिस्ट्रियल कोटे के 3 काउंट हो रहे हैं ना, वो डायरेक्ट PMS के काउंट नहीं हो रहे, समझ गए। हाँ, डायरेक्ट वाला ला वो 1500 नंबर का देगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा नया रिक्रूट हुआ है, उसकी 3 साल सर्विस है, PM उसकी मिनिस्ट्रियल कोटे की सीट आती है, वो तो नहीं ना अप्लाई कर सकता, लेकिन वो डायरेक्ट में कर सकता है अगर उसकी एज उतनी है तो, ठीक है ना। अच्छा, वो एग्जाम वो नंबर भी मैंने आपको बता दिया, एब्रीवेशन मैंने आपको बता दिया था PMS और CSS का, ठीक है ना। CSS का सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज और PMS का प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। अच्छा, आगे हो गया प्रोबेशन पीरियड। क्या होता है जब भी आप रिक्रूट होते हैं ना, तो एक प्रोबेशन पीरियड के नाम से 2 साल का पीरियड होता है, बाद वक्त कई जगहों पे 1 साल भी होता है, वैसे आम रूटीन में 2 साल का। इसको आप इम्तिहानी पीरियड कह लो, यानी उसमें जो मुलाजिम है उसको परखा जाता है, देखा जाता है कि वो क्या कर रहा है। वैसे है तो नाम का ही परखता कौन है, इधर काम शाम सारे करते रहते हैं, 2-2 10-10 साल गुजर जाते हैं, मतलब जो बेसिकली उन्होंने बनाया हुआ इसलिए कि वो एक पीरियड ऐसा होता है, कच्चा पीरियड होता है, उसमें अगर मुलाजिम कोई ऐसी वैसी हैंगी महंगी करे, कोई करप्शन करे या कोई ऐसा काम करे, मिसकंडक्ट करे, तो उसको फारिग कर सकते हैं जॉब से, ठीक हो गया ना। यानी इम्तिहानी एक पीरियड होता है 2 साल का। अच्छा, 2 साल का ये वैसे पीरियड होता है, उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन भी हो जाती है। एक ट्रेनिंग होती है, उसको पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, वो हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। अगर उसकी पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग ना हुई हो तो वो 2 साल के लिए एक्सटेंड मजीद हो जाता है, ठीक है ना। और अगर पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग हो गई हुई तो वो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली उसको रेगुलर कंसीडर, यानी जो पक्का मुलाजिम होता है ना, रेगुलर जॉब्स आती हैं, उसका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। वो प्रोबेशन पीरियड के बाद जाके रेगुलर होता है, डायरेक्ट में वो रेगुलर नहीं होता, कहलाता वो रेगुलर ही है, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में उसको बगैर किसी विदाउट एनी रीज़न उसको जॉब से फारग कर सकते हैं, यानी उनके पास इख्तियार होता है। लेकिन जब पक्का हो जाता है फिर इतना आसान नहीं होता, फिर रेगुलर इंक्वायरी बैठती है, अगर कुछ करेगा तो वो पूरा एक प्रोसीजर होता है, फिर उसको निकाल सकते हैं आप। लेकिन कच्चे पीरियड में, प्रोबेशन पीरियड में आप उसको विदाउट एनी रीज़न उसको जॉब से फारिग कर सकते हैं। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और होता है। अच्छा, आगे आ जाए लियन। व्हाट इज़ लियन? ये टर्म सारी याद रखनी है आपने, ठीक है ना, अपलोड भी हो जाएगी वहाँ से चीज़ें, बेसिक दोबारा नोट कर लेना। लियन एक ऐसा पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा सेक्रेटरीट में जॉब कर रहा है, पर्सनल असिस्टेंट की BS 16 के अंदर, हाई कोर्ट में PA का कितना स्केल है, 17 स्केल है, ठीक है। 17 स्केल की जॉब्स आती हैं, वो अप्लाई करता है थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। इसकी कंडीशन ये है कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेगुलर जॉब 3 साल आपने की हो। अगर आपने 3 साल रेगुलर जॉब की हुई है तो आप एलिजिबल है किसके लिए, लियन लेने के लिए। अब लियन है क्या? 16 स्केल में एक बंदा सेक्रेटरीट में काम कर रहा है, 17 स्केल की पोस्ट आई है हाई कोर्ट में, उसने अप्लाई कर दिया, उसकी होगी सिलेक्शन। अब वो वहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन उसको ये भी डर है कि पता नहीं आगे हाई कोर्ट से लोग अक्सर डरते हैं, काम बड़ा है। अब वो वहाँ जाता है, वो सोचता है कि यार पता नहीं मैं जाके मेरी सेटिंग होती है नहीं होती, तो मेरे पास कोई ऑप्शन हो कि मैं वापस आ सकूँ, वो लियन लेके जाएगा। लियन का मतलब है 3 साल के अंदर अंदर आप वापस आ सकते हैं। आप सेक्रेटरीट से हाई कोर्ट चले गए, 3 साल का पीरियड आपके पास है, 3 साल बाद 3 साल के अंदर अंदर अगर आप वापस आना चाहते हैं सेक्रेटेरिएट में, आप वो जॉब लीव करके आप वहाँ वापस आ सकते हैं। नीचे भी होता है, बस कंडीशन मैंने आपको बता दी ना कि 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, फिर आपको लियन मिलेगा। अगर रेगुलर सर्विस नहीं है 3 साल की, फिर आप लियन के लिए, फिर विदाउट लियन आपको रिलीव किया जाता है महकमे से, ठीक हो गया ना। हाँ, तो फिर वो रेगुलर सर्विस नहीं, रेगुलर वाले को देते हैं हम, ठीक है ना। रेगुलर 3 साल की सर्विस होगी तो फिर वो आगे लियन पे जा सकता है, 3 साल के लियन पे। 3 साल के अंदर अंदर अगर वो समझता है कि मैंने वापस आना है तो वापस आ जाए, 3 साल गुजर गए तो वो वहाँ का होकर रह गया, फिर वो वापस नहीं आ सकता, इसको बोलते हैं लियन। किसकी? नहीं, ये लियन यही तो है ना, आप लियन पे उसको वापस 3 साल के लिए वो है, उसका लियन हमने रखा हुआ है, पोस्टें निकलती रहती हैं, वो पोस्टों का इतना कोई इशू नहीं है। ये समझ आगे एक्सप्लेन सही हो गया सबको। आगे आ गया व्हाट इज पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग, ये जो मैंने अभी बताया आपको, पहले वर्ड यूज़ किया था। जब आप इंडक्ट होते हैं, भर्ती होके आते हैं, या किसी इसके जैसे फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट सेक्टर है वो PMS में चला जाता है, ठीक है, बाय प्रमोशन इंडक्ट हो गया, वो PMS के अंदर चला गया। जब भी आप इंडक्ट होते हैं तो फिर एक ट्रेनिंग होती है जो आपको ट्रेनिंग के लिए, जैसे अब आप नए स्टेनोग्राफर अगर फॉर एग्जांपल सेक्टर में भर्ती होकर जाते हो, आपकी पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, ठीक है ना, सिखाते हैं कैसे काम करना है, कंप्यूटर रूल रेगुलेशन, उसका नाम होता है पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग। वो आगे प्रमोशन के लिए भी ज़रूरी होती है। प्रमोशन अगर आपने पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग ना की हो तो फिर वो आपको पक्का भी नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना कि प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है, उसके बाद पोस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग ज़रूरी है, फिर आप रेगुलर होगे, उससे वरना रेगुलर भी नहीं होगे, प्रमोशन भी नहीं होगी। पोस्ट इंडक्शन उसके लिए कंपलसरी है। ज़्यादा तो नहीं हो गया, 5 मिनट और देख ले, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अच्छा, अब कुछ महकमे तो खुद ही करते हैं ना रिक्रूटमेंट, कुछ PPSC के थ्रू करते हैं। जिन्होंने खुद करना है वो तो सिंपल जब टेस्ट लेंगे उसके बाद खुद ही आपको बाकी प्रोसीजर मैं बताता हूँ। PPSC क्या करता है या FPSC,
ये एक रिक्रूटमेंट इदारे हैं, ठीक है ना। किसी भी डिपार्टमेंट ने अगर रिक्रूटमेंट करनी है, जैसे हम सेक्रेटेरिएट वाले रिक्रूटमेंट करते हैं ना, हम एक फाइल तैयार करते हैं, जनाब इतनी पोस्टें हमारे पास, जूनियर क्लर्क की फॉर एग्जांपल, जूनियर क्लर्क की बात कर लेते हैं, जूनियर क्लर्क की जी 100 सीट हमारे पास खाली है, ठीक है, ये इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है, और इतना जो है वो उसका क्या नाम लेते हैं, डिवीजन सेकंड हो या फर्स्ट हो, जो भी कंडीशन है हम उनको लिख के भेज देते हैं कि जनाब हमें ये बंदे चाहिए, हमें सूटेबल कैंडिडेट लेके दें। अब पीपीएससी का काम है उसको इश्तेहार देना, सारा टेस्ट लेना, सब कुछ करने के बाद जो पास हो जाएंगे, मेरिट उनकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद पीपीएससी जो है हमें लेटर लिखेगा महकमे को कि जनाब ये 110 बंदे हमने भर्ती कर दिए हैं, ये आपके पास आ गए हैं। अब महकमे का आगे से प्रोसीजर क्या है, सिर्फ जो डायरेक्ट होंगे वो प्रोसीजर शुरू कर देंगे, बाकी जो पीपीएससी का एफपीएससी का मैंने आपको बता दिया, वो इस तरीके से रिक्रूट करके महकमे के पास जब आ गया, अब आगे क्या करना है, सबसे पहले ऑफर लेटर इशू किया जाता है। ऑफर लेटर का मतलब होता है आपको जॉब ऑफर की जा रही है, ठीक है ना। ऑफर लेटर में आपको बताया जाता है कि जनाब आप इस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया था, आप सेलेक्ट हो गए हैं, ये हमारी कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप आके एक्सेप्टेंस दे दें, ठीक है ना। इतने साल का आपका जो है वो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतनी आपकी बेसिक पे होगी, फलानी टिमकानी कंडीशनें सारी लिखी होती हैं। वो लिखने के बाद ऑफर लेटर आपके हाथ पकड़ाया जाएगा, अगर आप विलिंग होंगे तो आप आके एक्सेप्टेंस दे देंगे कि जनाब मैं जॉब करना चाहता हूँ। अगर तो जॉब करना चाहते हैं फिर देन अगला स्टेप बताता हूँ, अगर नहीं करना चाहते तो आप लिख के दे देंगे कि मैं नहीं आना चाहता, कहानी ख़त्म, ठीक हो गया। अब आपने एक्सेप्टेंस दे दी, अगला काम क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं इसमें, रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर लेटर सब नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ ऑफर लेटर में लिखा होता है कि ये आपकी रेगुलर पोस्ट है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट की है, वो ऑफर लेटर में लिखा होगा सारा कुछ, ठीक है ना। जो चीज़ आपने ऑफर लेटर पे साइन कर दी है वो आपने एक्सेप्ट की है उस चीज़ों को, ठीक है ना, बाद में आप उससे मुकर नहीं सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपके ऑफर लेटर में लिखा है जी जनाब ये जो है वो डेली बेसिस या कोई इस तरह की जॉब है, पक्की नहीं हो सकती, ये वो आपने साइन कर दी है, तो फिर अब आप कल को क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे पक्का करें, आपने वो एक्सेप्ट किया, उस टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया आपने। अच्छा, जिसने अब दे दी एक्सेप्टेंस, उसका आगे से मेडिकल होता है फिर। अच्छा, उसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो थ्रू प्रॉपर चैनल आए होते हैं। थ्रू प्रॉपर चैनल का मतलब क्या होता है, पहले से जॉब कर रहे होते हैं, वो उस महकमे के थ्रू इधर आ रहे होते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल, उन्होंने पिछले महकमे से परमिशन लेके अप्लाई किया होता है। अब जाहिर बात है जिस पिछले महकमे में वो सिलेक्ट हुआ है वहाँ पे उसका मेडिकल भी हुआ होता है, उसकी डिग्रीज वेरीफाई भी हो रही होती हैं, तो फिर हम उसकी डिग्री वेरीफाई नहीं करवाते और उसकी जो मेडिकल भी नए सिरे से नहीं करवाते। उसको हम क्या कहते हैं कि भाई आपका वही वाला जो पुराना मेडिकल हुआ है वही चलेगा। उसके महकमे को लेटर लिखते हैं हम कि जनाब ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया, थ्रू प्रॉपर चैनल आपने इसको रिलीव किया या जो भी है, इसका हमें जो मेडिकल जो आपके पास सबमिट है वो हमें दे दें आप। होता है ऑफर लेटर का टाइम होता है, ऑफर लेटर के अंदर लिखा होता है 14 दिन में आपने एक्सेप्टेंस देनी है। मेडिकल का भी टाइम, हाँ जी, मेडिकल लेटर इशू होता है ना उसके बाद, वो वैसे आम रूटीन में इतना तो नहीं हम उसके ऊपर करते, क्योंकि हॉस्पिटल में बाद का टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, कई लोगों को स्ट्राइक हो रही है तो इस तरह के इशूज़ होते हैं, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन ऑफर लेटर के ऊपर टाइम मेंशन होता है, 14 दिन के अंदर आपने ऑफर लेटर पे एक्सेप्टेंस देनी है, ना दी तो ऑटोमेटिकली कैंसिल तस्वुर किया जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेडिकल लेटर बता दिया, जो फ्रेश होगा कैंडिडेट उसका मेडिकल होगा, ठीक हो गया। जो फ्रेश नहीं है थ्रू प्रॉपर चैनल, उसका वही वाला पुराना वाला हम मंगवा लेंगे वहाँ से, ठीक हो गया। अब आम रूटीन में जो छोटे मोटे महकमे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होते हैं, डीसी ऑफिस इधर के, वो क्या करते हैं, वो उधर के ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा लेते हैं। दैट डिस्ट्रिक्ट ओकारा है तो डीएच के ओकारा से करवा लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पंजाब गवर्नमेंट में सेक्रेटेरिएट या पंजाब पुलिस है, जो बड़े महकमे हैं, ये सर्विसेज हॉस्पिटल से करवाते हैं, ठीक है। एमएस सर्विसेज को लेटर लिखा जाता है कि जनाब ये कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया हमारे पास, ये आपके पास आ रहे हैं, आप इनका मेडिकल करें। आप वहाँ जाते हैं, वो आपके 2-4 टेस्ट होते हैं, यूरिन का सैंपल लेते हैं, उसके बाद वो ब्लड सैंपल ले लिया, आंखों का टेस्ट लेते हैं, डिफरेंट 2-4 टेस्ट होते हैं। वो करने के बाद वो अगर आप मेडिकली फिट हैं तो वो हमें लिख के भेज देंगे कि जनाब ये बंदा फिट है।